Hello everyone. So today we are here with one short quick revision, important points for all the chapters, which is really important for both. And if you are done with it, you will not be getting any question out of the box, right? You'll be finding the formula for all the things, all the topics in one video, right? So let's start with the first chapter, that is numbers, quantification and numerical applications. तो पहला टॉपिक इसमें होता है मॉड्यूलर अरिथमेटिक, जिसमें आपको यूलर्स डिवीजन लेमा आना चाहिए क्योंकि उसके बेसिस पे आपका मॉड्यूलो डिफाइन होता है. सो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का फॉर्मूला इज देयर. देन वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलो अरिथमेटिक. ये आप सारे कर लीजिए. तो इस यूनिट में जो क्वेश्चंस आते हैं, इस पार्ट से जो आते हैं मॉड्यूलो अरिथमेटिक से, वो इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड होते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इसी में आपके पास सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, जिसमें आपको रिमाइंडर निकालना होता है, जिसमें आपको एडिशन करके डिफरेंट नंबर्स अगर एडिशन में दिए हैं तो आपको रिमाइंडर निकालना है, आपको यूनिट डिजिट निकालना है, आपको लास्ट टू डिजिट्स निकालना है. Everything is covered in these properties of modulo arithmetic, right? So this is what we have here. Now we have the next boards and streams. Boards and streams में upstream और downstream is important. So इसमें हमारे पास downstream का speed क्या होता है, x plus y, और upstream का speed क्या होता है, x minus y. और x और y क्या होता है, speed of boat in still water, that is x, and speed of the stream is y. So upstream में हम माइनस करते हैं दोनों को, डाउनस्ट्रीम में हम ऐड करते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रेशियो ऑफ स्पीड और रेशियो ऑफ टाइम में क्या रिलेशन होता है, दे आर रेसिप्रोकेट्स ऑफ ईच अदर. अगर आपको रेशियो ऑफ स्पीड 3:4 दिया गया है तो रेशियो ऑफ टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, 4:3. एंड दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस. देन वी हैव एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड यू कैन फाइंड इट विद डायरेक्ट फॉर्मूला ऑल्सो, अदरवाइज आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इससे भी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के. लेकिन अगर आप फॉर्मूलेज याद करने में एक्सपर्ट हैं तो आप फॉर्मूलेज याद कर सकते हैं डायरेक्ट. एवरेज स्पीड क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स. डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस निकालना है, दैट इज डिस्टेंस अगर आपको निकालना है. सो एज वी नो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, करेक्ट? सो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, सो टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x हो जाएगा. कि एवरेज स्पीड है इसलिए वो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, राइट? सो इफ अ बोट टेक्स टी आवर्स मोर इन अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम फॉर कवरिंग द सेम, तो हमारा डिस्टेंस हो जाता है टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y. बस इतने ही फॉर्मूले हैं बोथ एंड स्ट्रीम्स के लिए. नाउ वी कम टू रेसेस एंड गेम्स. इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है एक्स्ट्रा, सिर्फ कुछ वर्ड्स हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं. तो फॉर्मूला क्या यूज करना है, अगेन द सेम फॉर्मूला दैट यू हैव टू यूज, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड यूनिटरी मेथड. बस यही चीज हमको दोस्त यूज करनी होती है. अगर आपको इस पे क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारा डिटेल वीडियो देख सकते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, जिसमें आपको बहुत अच्छे से टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है. तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर्स. सो ए ने स्टार्ट किया है सपोज रेस को किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट से, तो इसका मतलब क्या है, ए गिव्स बी अ स्टार्ट, इसका मतलब ये है कि बी स्टार्ट फ्रॉम एक्स मीटर अहेड ऑफ ए. सपोज आई से ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर्स. तो अगर ए स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, उसको 100 मीटर्स दौड़ना है, तो बी को कितना दौड़ना है, ओनली 90 मीटर्स देन, राइट? बिकॉज बी ए ने उसको स्टार्ट दिया है 10 का. बीट्स के लिए यू नो दैट ए बीट्स बी, मतलब उसने उसको कितने से हराया, तो बी कितना पीछे है अभी. सो ए बीट्स बी बाय सपोज एक्स मीटर्स, इसका मतलब बी इज एक्स मीटर्स बिहाइंड ए. Then we have few question on points also. So A can give B 30 points. Again the same thing कि अगर A ने score किया है 100 तो B ने कितना score किया है game में 70 points. So these are important terms related to races and games. Solving के लिए simple चीज़ use करना है आपको, speed is equal to distance upon time and unitary method, that's it. No new formula needed. Now the next topic in the unit is pipes and cisterns. ये again आप लोग lower standard से भी करते आ रहे हैं, but just have a quick recap of this. नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि यहाँ पे वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस होते हैं पाइप्स एंड सिस्टम में. तो यहाँ पे जो हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं 1 आवर के अकॉर्डिंग, करेक्ट? तो अगर पाइप है आपके पास जो टैंक को फिल कर रहा है एक्स आवर्स में, सो देन व्हाट इज इट, देन इट इज गोइंग टू फिल इन 1/x पोर्शन इन 1 आवर. सेकेंड पाइप है जो फिल कर रहा है टैंक को इन सम आवर्स, देन इट कैन फिल 1/y पोर्शन ऑफ द टैंक इन 1 आवर. तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1/x प्लस 1/y.
वाई। तो हम 1 आवर के लिए ले रहे हैं, 1 डे के लिए ले रहे हैं, हम टोटल नहीं ले रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आपका एक टैंक एम्प्टी कर रहा है और एक टैंक फिल कर रहा है, तो जो एम्प्टी वाला है उसको हम -1/y लेंगे, इट इज सब्ट्रैक्टिंग, राइट। सो इट इज एम्प्टी आउट, निकाल रहा है वो बाहर। सो 1/x माइनस 1/y, करेक्ट। अगर आपको निकालना है कितना एम्प्टी हुआ, तो 1/y माइनस 1/x फिल निकालेंगे, तो पहले फिल वाले का लेंगे। दो पाइप हैं जो फिल कर रहे हैं और एक एम्प्टी कर रहा है, देन वी कैन यूज दिस। सो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको दिया गया एक पाइप 10 आवर्स में फिल कर रहा है, तो 1 आवर में वो टैंक को कितना फिल करेगा, 1/10। You are going to use this 1/10 for your calculations, right? This is what we have. Now the next part of this same unit is numerical inequalities. इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, आप जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करिए, बट ये कुछ टर्म्स याद रखिए, बिकॉज these terms are important for MCQs. So strict inequalities, slack inequalities, ये terms का क्या मतलब है, so you should know that, correct. Then properties of inequalities में सिंपल है, अगर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वी हैव टू डू इट ऑन बोथ साइड्स पे करना है विदाउट चेंजिंग। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर हम दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट। अदरवाइज ट्रांसफरिंग जो ट्रांसपोज के रूल्स होते हैं, दे आर सेम एज वी हैव फॉर लीनियर इक्वेशंस। Now, the next important topic for this unit is alligation and mixture. So, alligation and mixture का मतलब mixing of the two ingredients we have. So, इसके लिए एक simple सा है, फर्स्ट फॉर्मूला क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर क्या होता है, d माइनस एम इज टू एम माइनस सी। अब ये डी एम सी क्या है, डी है डियरर का प्राइस, मी है एम इज मीन प्राइस एंड सी इज चीपर का प्राइस। So if I just make a small flow chart here, suppose this is cheaper, this is dearer, and this is mean, correct. Of course mean is between C and D, so here we have D minus M and here we have M minus C. So cheaper के नीचे क्या आ रहा है, D minus M, तो cheaper का रेशो that is quantity of cheaper upon quantity of dearer क्या हो जाएगा, D minus M upon M minus C. This is the best way to do these questions. Otherwise ये questions आप रेशियो प्रोपोर्शन से easily solve कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है कि आप यही मेथड यूज करें। रिपीटेड डाइल्यूशन मतलब आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसमें आप सपोज यू हैव मिल्क एंड वाटर, आप उसमें 2 लीटर मिल्क निकाल रहे हैं, 2 लीटर वाटर डाल रहे हैं, 2 लीटर मिल्क निकाल रहे हैं, 2 लीटर वाटर डाल रहे हैं, तो आप रिपीटेड उसको डाइल्यूट करते जा रहे हैं। देन हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस कि कितना मिल्क रह गया, कितना वाटर ऐड हो गया आफ्टर सम टाइम, राइट। सो this is the formula for that. Suppose you have a vessel which contains x units of liquid from which y units are taken out. जैसे मैंने आपको बोला, सपोज पहले 10 लिक्विड्स ऑफ लिक्विड था, फिर आपने 1 लीटर दूध निकाल दिया, पानी डाल दिया 1 लीटर, फिर से 1 लीटर निकाला, फिर से पानी डाला, फिर से 1 लीटर निकाला, फिर से पानी डाला, तो अभी आपके पास कितना प्योर लिक्विड बचेगा। सो उसके लिए एन टाइम्स आप है जो आप रिपीट कर रहे हैं, एक्स जो इनिशियल था, वाई जो आपने रिप्लेस किया। सो दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन। दिस इज इट फॉर द फर्स्ट यूनिट। सो फर्स्ट यूनिट में इतने ही फॉर्मूले हैं और आप अच्छे से कर लीजिए, आपके एमसीक्यू सब्जेक्टिव सब कवर हो जाएंगे, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज एल्जेब्रा। एल्जेब्रा इज मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट। बहुत सिंपल सा यूनिट लगता है, बट कई बार हम गलती कर देते हैं, स्पेशली इन एमसीक्यूज, क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं होते हैं। तो ये तो कुछ टर्म्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। इस पे एमसीक्यूज बहुत आते हैं एग्जाम में। दे गिव यू वन मैट्रिक्स एंड आस्क यू टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इट इज। सो ये सारी डेफिनेशंस आपको हेल्प करेंगी उसे स्कोर करने में। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, आई रिटन इट ऑल्सो हियर एमसीक्यूज के लिए, करेक्ट। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, नॉन सिंगुलर क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, these options are very common that you get in exam, so do read them for MCQs. Right now next comes the properties. ये तो आपको करने ही है अगर आपको यूनिट में फुल मार्क्स स्कोर करने हैं। So properties of transpose is matrix itself, then addition, subtraction, then we have scalar, and this is for the product, which is very very important. Now these are the properties of inverse. Inverse of inverse is A inverse is I. Then here we have A inverse N.
राइट, इज इक्वल टू ए माइनस एन। अगर आप स्क्वायर करते हैं, 3 टाइम्स करते हैं, 4 टाइम्स पावर में, right? Then we have the next property, that is product ka property, and this is transpose or inverse ka property together. So this is again a very important set for your MCQs. Now we have properties of adjoint. इस पे तो 90% 99% होता है, क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। सो ये 6 प्रॉपर्टीज तो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम, right? So same way here, this is also equally important, and this is for the adjoints again. All properties are to be there on your tips. इसको याद कर लीजिए, ऐसा होएगा ही नहीं एग्जाम में कि आप एमसीक्यू रॉन्ग करें। 100% यू विल बी एबल टू सॉल्व इन एग्जाम। देन वी हैव द नेक्स्ट ऑन डिटर्मिनेंट्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज जो आपको आनी चाहिए, कि अगर हमने रोज को इंटरचेंज किया, कॉलम्स को इंटरचेंज किया, तो हमारा नेगेटिव से रिप्लेस होगा। अगर रोज प्रोपोर्शन है तो वैल्यू इज डायरेक्टली जीरो। अगर हमारे पास सारे एलिमेंट्स को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। अगर एक रो को अगर हम 3 रोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ इट, राइट? सो वो हम प्रॉपर्टीज में कवर करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स। सो ये प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास डिटर्मिनेंट्स की। और अगेन इस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू समटाइम्स दे कवर, करेक्ट? सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दोनों सेम होते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। आपने देखा होगा, इस पे क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, ऑलरेडी आ चुका है लास्ट 2 years में। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 1 upon डिटर्मिनेंट ऑफ ए। के ए का डिटर्मिनेंट k रेज टू n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर a है एक n ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो उतने ही टाइम से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। देन a इनवर्स इज 1, determinant of minus a is minus a raised to n determinant of a. Again, very very important properties, as I said, or rules for MCQs. Now we come to the next unit, it's a very large unit, calculus. Calculus के लिए now what you have, first topic differentiation। तो ये कुछ basic formulae हैं differentiation के, basic rules जो आप follow करते हैं, product rule, quotient rule and constant वाला, correct? So ये simple formulae हैं which you have to be very much clear in differentiation. Then we have the applications, पहले economic applications के formulas which you all should know, correct? How to find marginal cost, how to find marginal revenue, what is cost function, what is revenue function, करेक्ट? कॉस्ट फंक्शन में एक चीज याद रखिए, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दो आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं, दोनों को ऐड करके कॉस्ट फंक्शन बनेगा। देन रेवेन्यू फंक्शन इज प्रॉफिट इनटू द नंबर ऑफ कमोडिटीज दैट यू आर सेलिंग आउट, राइट? So price per unit into x also you can say that. So marginal cost dc by dx, marginal revenue dr by dx. Now increasing decreasing के conditions क्या हैं, what is increasing function, what is decreasing function, और कैसे आप उसको टेस्ट करते हैं। तो अगर हमारा f dash x greater than 0 it is increasing, अगर less than 0 है f dash x in some interval then it is decreasing. Now the next is tangent and normal. Again, very simple topic but very important for the exam. We already had the question from this in the board exam last 2 years, right? So slope of tangent dy by dx होता है, अगर parallel to x axis slope हो जाएगा 0 tangent का। अगर tangent perpendicular to x axis है तो slope हो जाएगा हमारे पास dy by dx 1/0 या फिर dx by dy is equal to 0। dy by dx के टर्म्स में होगा तो नॉट डिफाइंड है, और dx by dy के टर्म्स में होगा तो 0। Slope of normal minus 1 upon dy by dx at the point P, and equations of the tangent and normal are given by y minus y1 is equal to mx minus x1. Then we have maxima minima का condition. So maxima minima के लिए पहले आप critical point निकालेंगे, फिर हमारे पास दो टेस्ट होते हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, एक सेकेंड ऑर्डर। सो अगर हमारे पास लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का चेक करना है तो पहले अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहे हैं तो हमें चेक करना है इट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, कौन क्या, एफ डैश एक्स, तो इट्स अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर एफ डैश एक्स चेंज कर रहा है साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, जैसे जैसे हम उस पॉइंट से लेफ्ट से राइट पे जा रहे हैं, सो देन इट्स अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगर एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं हो रहा है, पॉजिटिव का पॉजिटिव है, नेगेटिव का नेगेटिव है, देन इट इज अ पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, करेक्ट?
नाउ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा मिनिमा, पहले आप क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, फिर आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उस पॉइंट पे लेस देन जीरो है, देन दैट्स अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और उस पॉइंट पे जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ओके, and if f double dash is greater than 0 then it is a point of local minima, and उस point पे जो fx की वैल्यू आएगी that will be local minimum value, correct। और अगर f double dash 0 आता है then this test fails, you have to use first order derivative test compulsorily। Now, working rule for word problems, which is really important because word problems are for 4 marks, correct, 5 marks ऐसे आते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, एक फिगर बनाना है, फिर treat the given item as constant, जो भी आपको दिया गया है। नाउ हमें फंक्शन बनाना होता है जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि एक वेरिएबल होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको गिवन कंडीशन से कन्वर्ट करिए वन वेरिएबल में, फिर उसका डेरिवेटिव निकालिए और x के लिए सॉल्व करिए। दैट x विल बी योर क्रिटिकल पॉइंट। फिर आपको सेम चीज करनी है जो हमने पहले बताया, आप टेस्ट करिए ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये मैक्सिमा या मिनिमा का है, उसके लिए आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करिए एंड देन आइडेंटिफाई इट, करेक्ट। तो अगर हमारे पास लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा है और ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा आता है। दीज आर द स्टेप्स फॉर वर्ड प्रॉब्लम्स, क्लियर। नाउ दिस वाज फॉर द डिफरेंशिएशन। नाउ सेम यूनिट में इंटीग्रेशन पे आते हैं। ये प्रॉपर्टीज है हमारे इनडेफिनिट इंटीग्रल्स की और कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ पे। So first important formula, 1 का integral x, exponential ax is exponential ax upon a, k dx is kx. Then we have these special integral formulas. Then x raised to n power rule of integration. Then we have a raised to x का integral. Then 1 upon x का integration is log x. ये तो बेसिक फॉर्मूले हो गए हमारे पास। अभी हमने राइट हैंड साइड में क्या दिखाया आपको, कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल हैं फॉर इंटीग्रेशन। पहला चीज आपके पास जो इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अगर k है, k एफ एक्स है, तो k को आप बाहर ले लीजिए, ओनली फाइंड द इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। देन वी हैव constant of integration is very important to be put after every integral question. Then we have, if you have two functions in addition, find their individual integrals. Now this is by parts, which is very very important when two functions are in products, इसको हम by parts भी बोलते हैं। First function, second function. Suppose this is your first function, this is your second function. Then how do you integrate it? This is again a very important theorem. You have a full video also on this theorem, which is important for MCQs especially. Exponential x fx plus f dash x dx is equal to exponential x fx. Then fx dx is equal to fx plus c, that is uska integration. Then a to b एफ एक्स डी एक्स इज एफ बी माइनस एफ ए, ये डेफिनेट इंटीग्रल का थ्योरम है बेसिक। नाउ वी हैव पार्शियल फ्रैक्शन, दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट 2 years में भी आए हैं इस पे। तो अगर फंक्शन इस फॉर्म का है देन हाउ यू डू द पार्शियल फ्रैक्शन, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ए एंड बी कॉन्स्टेंट्स है जिनका वैल्यू आपको सॉल्व करके निकालना है। अगर हमारे पास नीचे 3 है linear factors, then we can take 3 constant and so on। अगर हमारे पास सेम नंबर का स्क्वायर है, x माइनस ए होल स्क्वायर है, देन इट इज टू बी फैक्टराइज। और पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। यहाँ पे बहुत एरर होता है स्टूडेंट्स, प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। देन वी हैव, अगर एक आपका दो 3 फैक्टर्स हैं बट दो सेम है और एक डिफरेंट है, दिस इज हाउ यू factorize or how you do the partial fractions। Then we have quadratic factor in the denominator, तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आएगा, लीनियर के फॉर्म में आएगा, बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आएगा। So these are few rules for partial fraction। Then these are the properties for definite integrals। Again we always get the question based on this। उसमें जो सबसे important property है जिस पे क्वेश्चन आता है, this is this, correct, that is a into a to b integral for fx dx is given by a to b f of a plus b minus x dx, correct।
दिस इज व्हाट वी हैव अगर ए और बी में से आपका लोअर लिमिट इज जीरो. करेक्ट. सो व्हाट डू वी हैव 0 to a f of a minus x dx. इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम्स में. इसको प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद करके रखिए. 1 or 2 मार्क्स अगेन. राइट नाउ वी हैव applications में there are very few applications for integration. इकोनॉमिक applications है mostly. So cost function आपको निकालना है अगर marginal cost दिया गया है, so we have to do the integration of marginal cost. Marginal revenue is given and you are asked to find the revenue. So again we will do the integration for the same. देन अगर आपको सी एस और पी एस निकालना है तो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व से निकालेंगे ऑफ कोर्स. तो सी एस का फॉर्मूला 0 to x0 एफ एक्स डी एक्स माइनस पी जीरो एक्स जीरो. What is x0 p0? They are equilibrium price and commodity. Correct. The number of, so these are equilibrium price and the number of commodities at that price. Correct. So CS और PS दोनों equal होंगे at equilibrium price. So 0 to x0 fx dx minus p0 x0, this is the formula for consumer surplus, and p0 x0 minus 0 to x0 gx dx, this is the formula for producer surplus. Now we have differential equation, the last point for this unit. So for this, important terms are how to find the order, how to find the degree, and what is general solution and what is particular solution. 1 mark क्वेश्चंस आते हैं. करेक्ट. सो जनरल सॉल्यूशन में आपके पास आर्बिटरी कांस्टेंट्स होते हैं. पर्टिकुलर सॉल्यूशन में देयर इज नो आर्बिटरी कांस्टेंट. तो अगर आपको दिया गया है क्वेश्चन की 4 आर्बिटरी कांस्टेंट है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने होंगे? 0. जनरल सॉल्यूशन में yes we do have all the arbitrary constants. Now, growth and decay model is the most important thing for this unit. So, growth and decay model में they are different application. Mainly आपको 4 types of applications हैं, right? So, population growth, compound interest, Newton's law of cooling, carbon dating. तो आपको किस टाइप की इक्वेशंस मिलती हैं सब में? दिस इज व्हाट आई हैव पुट इट हियर. सो पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है. करेक्ट. सो ए ई raised to kt. What is k? What is a? What is t? T is the time. A is arbitrary constant. K is again one of the constants again. So एक exponential growth होगा. अगर growth होगा तो आपका curve ऐसे जाता है. अगर आपका decay हो रहा है so your curve will go like this. So that is important. ये सब MCQs के लिए बहुत important है. Compound interest भी grow करता है so again the equation will be same. जो चीज़ डिक्रीज होगी वहां पे k आपका किससे रिप्लेस हो जाएगा? माइनस k से रिप्लेस हो जाएगा. So k will be greater than 0 if it is a growth and k will be less than 0 if it is a decay. राइट. सो के को यू रिप्लेस बाय माइनस. जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद द टाइम. सो वी हैव टेकन माइनस के हियर. राइट. सो दिस इज हाउ इट गोज ऑन. कार्बन डेटिंग में अगेन वी हैव माइनस आर टी. वाई माइनस इज देयर? क्योंकि विद द टाइम द कार्बन content gets reduced. So A is equal to A0 exponential minus RT. What is A0? The initial content. What is R? The rate. And T is the time here. तो कुछ टाइम के बाद हमारा कितना कार्बन रह जाएगा? That is give you A. So these are simple set of equations that I have given standard to know कि for growth and decay how do you move on. So Newton's law of cooling का डायरेक्ट इक्वेशन क्या बनेगा? स्टार्टिंग. आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे क्वेश्चन को? So this is what we have. So this is again important. ये केस स्टडीज के लिए भी important है. 3 मार्कस में भी आता है, 5 में भी आता है. So it depends on the layout of the question. Now we have probability distributions. Probability distributions में आपके पास discrete distribution और continuous distribution है. दोनों का मीनिंग क्या होता है? discrete distribution वो होता है जिसमें कुछ वैल्यूज ले सकता है आपका x वेरिएबल, और continuous में it can take any value within the range. Expected value और mean, how to find for discrete random variable जो आपके random distribution है, that is sigma x px. Variance, expected value of x square minus expected value of x का whole square. Standard deviation is the square root of variance. Now the first distribution that you study is binomial. Binomial में 2 by means 2 और 2 केसेस हो सकते हैं, तो सक्सेस या फेलियर, बस इसके अलावा कुछ नहीं. So P is the probability of success, Q is the probability of failure. Correct? That is what we have given. What is N? The number of trials. R क्या है? कितनी बार आपको कोई चीज चाहिए? 10 बार मैंने अगर टॉस किया, 6 बार मुझे हेड मिला, दैट इज R फॉर मी. मोर देन 6 times.
So 7, 8, 9, 10, that is R for me. Correct? So what is the formula for calculating binomial distribution? NCR. NCR means combination we are using. What's the formula for combination? N factorial upon n minus r factorial into r factorial. This is for combination, NCR. P is probability of success. R is number of times you are getting a success. Q is the probability of failure, and n minus r is the power to q. Now, mean, variance, and standard deviation can be calculated for binomial direct with these small formulae. Mean is always NP, variance is NPQ, and standard deviation is square root of NPQ. That is your binomial distribution के formula. Binomial distribution is again important for the case studies I am saying, because में बहुत सारे cases आप बना सकते हो, and 1 or 2 markers always welcome. Correct? Now we have the another distribution, that is Poisson distribution. Very simple to solve. सबसे easy to solve होता है, सबसे कम time लेता है. बट इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. देन इट गिव्स यू द पॉइंट दैट लैम्डा, एक ही पैरामीटर होता है इसमें लैम्डा, और वो आपको मीन बताता है. एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू वेरियंस. ये एमसीक्यू के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सब्जेक्टिव के लिए. सो आप प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे हमने बोला कि हमें एक्स टाइम्स चाहिए, कितनी बार लोग आए. सपोज इफ आई से द नंबर ऑफ पर्सन एंटरिंग एन एयरपोर्ट इन एन आवर. ओके, एंड आपको दिया गया है डेटा कि 10 मिनट्स में इतने लोग आए एंड ऑल. सो हाउ डू यू फाइंड इट? सो लैम्डा पहले आप निकालेंगे. लैम्डा का वैल्यू अभी हमने जैसे बाइनोमियल में बताया वैसा ही है, एन पी. करेक्ट? तो पॉइजन और बायनॉमियल में क्या डिफरेंस है? आपने पढ़ा होगा कि पॉइजन में जब एन बहुत लार्ज हो जाता है, 1000 हो गया आपका, 100 हो गया, क्योंकि हम बायनॉमियल नहीं लगा सकते मैनुअली कैलकुलेट करने में, देन वी यूज पॉइजन. सो पॉइजन में एन इज वेरी लार्ज. करेक्ट? सो इट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ बायनॉमियल ओनली. करेक्ट? इसके आप डिटेल वीडियोज भी देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो लैम्डा इज इक्वल टू एन पी. सो लैम्डा रेज टू एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल एक्स, the simple formula for Poisson. एक छोटा सा फॉर्मूला है. लैम्डा इज मीन एंड वेरियंस बोथ. ये एमसीक्यू में भी आता है. समटाइम्स दे गिव मीन एंड मीन एंड दे आस्क यू टू फाइंड वेरियंस. नो वरी, सेम. ओके. So Poisson always recommended in exam to do and very easy to do. Now normal distribution. Normal distribution again an important thing, but ये हमारा continuous data पे है. So normal distribution को हम Gaussian distribution भी बोलते हैं. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जिसमें मीन 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है. ये कंडीशन याद रखिए एमसीक्यू इसके लिए भी. जेड स्कोर हमें निकालना होता है टू कन्वर्ट अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टैंडर्ड नॉर्मल, which is x minus mu upon rho. What is x? Value of random variable. Mu is the mean and rho is the standard deviation. याद रखिए टोटल एरिया अंडर नॉर्मल कर्व. जब नॉर्मल कर्व होता है वो बेल शेप होता है हमेशा. इसके अंदर पूरा एरिया होता है 1. ओके, फ्रॉम हियर till here, if I say. Okay, the normal distribution comes with a perfectly symmetrical shape. There is no skewness. That's again important term for your MCQs. No portion of curve lies below axis but will never be negative also. It will never go negative. Touch भी नहीं करेगा वो axis को, it will go on. And the curve becomes parallel to x-axis. It is supposed to meet it at infinity. So that is important part of normal distribution. Total area 1. F0 जो हमारा मिडिल वैल्यू होता है दैट इज 0.5 हो जाएगा उसका वैल्यू. और F इंफिनिटी अगर कोई आपको बोलेगा दैट इज 1. करेक्ट? सो दिस इज फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट यूनिट दैट इज inferential statistics. Now inferential statistics में theory part is very important students. So here we have put up some points. What is population, finite population, infinite population, what is sample. Parameter is related to population, statistic is related to sample. ओके, ये ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका डिटेल वीडियो भी है, इसमें हमने एक्सप्लेन किया है. स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में 3 पॉइंट्स होते हैं: पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग. पॉइंट एस्टिमेशन में हमारे पास मीन कैलकुलेट करना है, सो उसके लिए वी हैव वेरी सिंपल फॉर्मूला. देन वी हैव फॉर द सैम्पल प्रोपोर्शन एंड देन वी हैव फॉर सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन. सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखिए. डू नॉट फॉरगेट टू डिवाइड इट बाय n -1. इट्स नॉट n, इट इज n -1. देन इंटरवल एस्टिमेशन में
इंटरवल एस्टिमेशन में भी हम मार्जिन ऑफ एरर, हम एक इंटरवल देते हैं कि म्यू इससे इसके बीच में हो सकता है. हाउ डू यू फाइंड दैट? जो एक्स बार है प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर. सो वी हैव मार्जिन ऑफ एरर हियर. सो मार्जिन ऑफ एरर के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? z अल्फा बाई टू रो अपॉन रूट एन. व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज योर सिग्निफिकेंस लेवल. वन माइनस अल्फा को हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट. तो आपके पास सपोज अल्फा गिवन है 95%, right? So what is your 1 minus alpha? 0.05. It will be like that. So z alpha by 2 ये वैल्यू आपको एग्जाम में हमेशा गिवन होती है. अदरवाइज अगर आप वीडियो देखेंगे तो हमने 95%, 99%, 90% जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं उनके लिए हमने आपको वैल्यूज़ दिए हैं और बोला है कि टेबल याद कर सकते हैं आप. करेक्ट. सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर द मार्जिन ऑफ एरर. तो वो आपको सिर्फ एक्स बार में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. Hypothesis testing में we have these three forms for the hypothesis, null hypothesis and alternate hypothesis में. ध्यान रखिए इक्वल टू साइन हमेशा नल हाइपोथेसिस के साथ आएगा. ऑल्टरनेट में ग्रेटर है तो लेस आएगा, लेस है तो ग्रेटर आएगा और इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू आएगा. राइट. सो फर्स्ट टू फॉर्म्स के लिए वन टेल टेस्ट एंड द थर्ड फॉर्म जो इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू उसके लिए टू टेल टेस्ट यूज करते हैं. व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n minus 1 if n is your sample size. करेक्ट. नाउ टी टेस्ट वन सैंपल और टू सैंपल टेस्ट देख लेते हैं जिससे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं. सो वन सैंपल के लिए वी हैव दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. टी इज एक्स बार माइनस म्यू जीरो अपॉन एस अपॉन रूट एन. सो हमारे पास अगर n लेस देन जीरो है तो रूट n माइनस वन लेंगे और ग्रेटर देन है तो रूट n लेंगे. वन टेल टेस्ट में ऑलवेज रिमेंबर टी कैलकुलेटेड का एब्सोल्यूट वैल्यू कंपेयर किया जाता है टी अल्फा या टी क्रिटिकल से, मतलब जो आपको ऑलरेडी पेपर में गिवन होगा. आपको पेपर में क्यों गिवन है? क्योंकि आपको टेबल्स नहीं दिए जाएंगे तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में वो वैल्यू दिया जाता है. टू टेल टेस्ट में टी अल्फा बाई टू से वो कंपेयर किया जाता है तो आपके लिए वो इमटेरियल हो जाता है क्योंकि आपको ऑलरेडी वैल्यू पेपर में दिया है. तो बस ये ध्यान रखना है कि टू टेल टेस्ट है इसलिए हाफ ऑफ अल्फा आपको वैल्यू गिवन होगा और आपको अगेन सेम टेस्ट लगाना है. अगर आपका कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन द गिवन वैल्यू आ रहा है, यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. इट मीन्स यू हैव पुट द करेक्ट कैलकुलेशन. आपका ऑल्टरनेट वाला ट्रू है. ओके, दैट इज व्हाट इट मीन्स. नाउ फॉर द टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के लिए आपके पास ऑल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस कैसे बनेगा? नल विल बी म्यू वन इज इक्वल टू म्यू जी टू एंड म्यू 1 is not equal to mu 2 will be your alternate. Sample 1 minus sample 2 mean upon standard error of the difference in the means. तो उसमें अगर आपके पास दो केसेस हैं, हमारे वेरिएंसेस इक्वल हैं और अनइक्वल हैं. अगर इक्वल हैं तो SP यूज होगा. N1 N2 सैम्पल स्पेस हो गया, X1 बार और X2 बार हो गया मीन. अगर दोनों अनइक्वल हैं तो आपके पास यूज होगा दिस फॉर्मूला. राइट. S1 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन N2. S1 S2 फर्स्ट सैम्पल का मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और X2 सेकेंड का. ठीक है. S2. सो दिस इज अबाउट टू टेल टेस्ट. तो ये एक सिंपल सा स्लाइड है जो आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड वन सैम्पल टी टेस्ट एंड टू सैम्पल टी टेस्ट इन अ वेरी वेरी सिंपल वे. Now we have time series analysis. Time series analysis में theory part is important for MCQs और आता ही है उसमें से एक या दो क्वेश्चन. टाइम सीरीज डेटा फोर कंपोनेंट्स होते हैं: सेक्युलर, सीजनल, साइक्लिक, इरेगुलर. इन चारों के लिए डेफिनेशंस वी हैव गिवन. सेक्युलर ओवर द डिकेड्स, टाइम सीरीज चल रहा है, स्मूथ टर्म चल रहा है. सीजनल जैसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम समर्स में उसका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, समर में बहुत प्रॉफिट होगा बट विंटर्स में थोड़ा कम हो जाएगा. सो इट्स सीजनल. साइक्लिक कि आपको एक साल बाद, दो साल बाद इस कंप्लीट साइकिल एक रिपीट हो रहा है. इरेगुलर कंपोनेंट्स क्या अगर फ्लड्स हैं जो जैसे कैलेमिटीज़ हैं, अर्थक्वेक्स हैं, एनीथिंग, तो वो एकदम से आ जाते हैं. जैसे कोविड आ गया था, दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द इरेगुलर कंपोनेंट. तो फोर कंपोनेंट से हमारा एक टाइम सीरीज डेटा तैयार होता है. मूविंग एवरेज मेथड में वी हैव 3 ईयर मूविंग एवरेज, 4 ईयर, 5 ईयर. राइट. ये मेन है. समटाइम्स दे गिव मोर देन दैट ऑल्सो बट दे विल बी सॉल्व इन द सेम वे. तो आपको निकालने के लिए टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए वी यूज दीज मेथड्स. देन स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, या अगेन हमारा 5 मार्कर 4 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो स्ट्रेट लाइन टेस्ट मेथड को हम बोलते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स. सो आपके पास सिग्मा वाई इज एन ए प्लस सिग्मा एक्स. ये ध्यान रखिए, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट टाइम बोर्ड में इसमें को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन था.
सिग्मा एक्स अगर ज़ीरो है तब सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए होता है। तो ए का वैल्यू क्या बन जाता है? इफ सिग्मा एक्स इज ज़ीरो, फर्स्ट इक्वेशन से क्या बन जाएगा ये? सिग्मा वाई अपॉन एन। लेकिन अगर सिग्मा एक्स ज़ीरो नहीं है, then A will be what? Sigma y minus sigma x upon n. And this is what we had last time in the board. And students really made the mistake there. तो सिग A आपने हमेशा पढ़ा है सिग्मा y अपॉन n, बट दिस इज ओनली व्हेन सिग्मा x इज जीरो। तो वहाँ ध्यान से देखिए आपका सिग्मा x जीरो आ रहा है या नहीं। लास्ट ईयर के बोर्ड पेपर में वी हैड दिस पॉइंट। ओके, सो जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट। सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं जिससे हम सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू लाते हैं। बट अगर सिग्मा एक्स जीरो नहीं है, थोड़ा सा चेंज आएगा कैलकुलेशंस में। बी इज सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। Correct? That is directly you have from the tables. So this was all about time series. Now we come to the seventh unit, financial maths. Perpetuity is the first concept. अगर आप एंडिंग में पे कर रहे हैं, so R upon I is rate per period. और I will be I upon 100 अगर पर एनम है, I will be I upon 200 अगर सेमी एनुअली है, I will be I upon 400 अगर क्वार्टरली है, एंड I will be I upon 1200 अगर आपका मंथली है. So this is very very important and this is going to apply in all the concepts of financial maths. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी अगर आप बिगनिंग में पे कर रहे हैं आर प्लस आर अपॉन आई, और अगर आपका ग्रोइंग परपेचुटी है सो आर अपॉन आई माइनस जी, जी इज द ग्रोथ रेट. ओके, नाउ वी हैव एनुअल कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट. दिस इज फ्यूचर वैल्यू. एस वी इज द स्टार्टिंग वैल्यू. सपोज पहले आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए, बाद में वो 1,200 हो गए इन सम टाइम 2 years में या 5 years में. सो कितना सी ए जी आर हुआ आपका? दिस इज हाउ यू कैलकुलेट. Correct? So very important formula. Again, you get 2 markers mostly on this. Then effective rate of return और nominal rate of return में क्या relation है हमारे पास? Nominal rate of return R है हमारे पास, M is the time again. Correct? Quarterly होगा तो M will become 4. Semi annually के लिए M will become 2. Annually के लिए 1. And if it is monthly, it becomes 12. Correct? So this is what we have the simple formula for effective rate of return. अगर आपके शेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिसमें रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, दिस इज द सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट वी यूज. करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट विल बी द टोटल अर्निंग ऑन द इन्वेस्टमेंट अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100, दैट विल गिव यू द रेट ऑफ रिटर्न. रेट ऑफ रिटर्न, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न अगर आपके पास डिविडेंड दिया गया है P1 P0, आपके जो स्टॉक्स के प्राइसेस हैं एंड द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग वो दिए गए हैं, देन दिस इज व्हाट वी यूज द फॉर्मूला एज. एनुअल डिविडेंड अर्न क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स, रेट ऑफ डिविडेंड एंड फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर. सपोज आपके पास किसी के 100 शेयर्स हैं, रेट ऑफ डिविडेंड 5% दिया गया है और उसका फेस वैल्यू 100 था. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर डिविडेंड अर्न. इसको इनकम भी बोलते हैं कई बार. ओके, दिस इज द इनकम दैट वी गेट फ्रॉम द शेयर्स. सो ये सिंपल क्वेश्चंस आपके पास रेट ऑफ रिटर्न के या शेयर्स के आते हैं. डेप्रिसिएशन में वी हैव लीनियर डेप्रिसिएशन मेथड एंड एज वेल एज रेट परसेंट भी है हमें पोर्शन में. सो लीनियर में वी ऑलवेज गो फॉर अ सिंपल फॉर्मूला डी इज इक्वल टू सी माइनस एस अपॉन एन. एनुअल डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू एंड इज द यूजफुल लाइफ. डेप्रिशिएटेड वैल्यू में present value 1 minus r upon 100 raised to n. That's a simple formula for depreciation. किसी चीज का कॉस्ट अगर अभी 10,000 रुपीज है, इज डेप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ 5%, इन 2 years कितना वैल्यू हो जाएगा? दिस इज हाउ डू वी फाइंड द डेप्रिशिएटेड वैल्यू आफ्टर 2 years. सो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है, सो दैट इज ऑल्सो देयर इन योर पोर्शन. सिंकिंग फंड इमरजेंसी फंड होता है. इसमें सपोज आप R रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं पर ईयर, पर क्वार्टर, पर सेमी एनुअली और एनीथिंग, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट. हो सकता है इसमें वैल्यू 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन का दिया हो एग्जाम में, देन जस्ट ट्रांसफॉर्म दिस फॉर्मूला इनटू दैट. सो ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला पूरा चेंज होगा, जस्ट डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 अपॉन 1 प्लस आई रेज टू एन. तो दिस इज द फॉर्मूला अगर आपको एग्जाम में 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन का वैल्यू दिया गया है और अगर पॉजिटिव एन का वैल्यू क्या दिया गया है तो ये आपका फॉर्मूला यूज होगा.
I is rate per period. Again, I will be used according to the time. Remember, R is the size of installment. A is the total amount that you will get after n installments. N is not number of years. N is number of installments. अगर आप half yearly ले रहे हैं तो एक साल में दो installments हो जाएंगी. That is what is to be important. Remember. ईएमआई में दो चीज़ें हैं, ईएमआई कैलकुलेट करना, इसमें दो मेथड्स हैं, और फिर एमोर्टाइजेशन, फ्लैट रेट मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस। अगर एग्जाम में दिया गया है फ्लैट रेट तो आपको फ्लैट रेट यूज करना है, अदरवाइज यू हैव टू यूज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एवरीवेयर। फ्लैट रेट इज लाइक अ सिंपल इंटरेस्ट। सो आई को कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, इंटरेस्ट को पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और ईएमआई आपका क्या बन जाएगा उस केस में, पी प्लस आई अपॉन एन। एन इज द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स or the number of months that you are taking up. So P into I into N upon 100, that is also one of the formula for calculating I. Or I in case of EMI is always R upon 1200 because EMI का मतलब ही है equated monthly installments. So compulsorily here you are taking 12 months. So R upon 1200 always for EMI. Then EMI में again we have two formulae based on the values कि आपके पास 1 plus I raised to N है या फिर 1 plus I raised to minus N. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट इग्नोर दिस पार्ट बिकॉज स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज इन एग्जाम। अगर हमें माइनस का वैल्यू आ गया और हमने पॉजिटिव का फॉर्मूला पढ़ा है तो प्लीज डू रिमेंबर बोथ द फॉर्मूले, पॉजिटिव एन के लिए भी और नेगेटिव एन के लिए भी। टोटल इंटरेस्ट पेड क्या होता है, एन आर माइनस पी। N is again the installments, R is the size of installment, and P is the amount of loan that you've taken from the bank. Amortization का formula, if principal outstanding at the beginning of kth period is given by A is equal to R1 minus 1 plus I raised to N minus K plus 1 upon I. This is the formula for amortization. Interest paid, simple formula, NR minus P. Correct? So this is for the EMI. So this was all for financial maths. Now the last topic is LPP. LPP में again there is nothing as such formula, graphical method है, इसको थोड़ा सा आपको terms आने चाहिए because again for MCQs. Optimal solution क्या होता है, feasible region क्या होता है, so ये सारी definitions we have covered here. So mathematical formulation LPP का, so process of converting an optimization problem in mathematical terms, that is mathematical formulation. Set of values of decision variables is known as solution of LPP. Feasible region क्या होता है, common region determined by all constants including non-negative restrictions, that is feasible region or solution region. और उस feasible region में जो point होता है जो हमें maximum या minimum value देता है उसको बोलते हैं हम optimal solution. आपके पास दो मेथड्स हैं, कॉर्नर पॉइंट एंड आइसोप्रॉफिट एंड आइसोकॉस्ट, दोनों ग्राफिकल मेथड्स हैं जो आप यूज करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज कॉर्नर पॉइंट मेथड, जिसमें आप लाइंस को प्लॉट करते हैं एंड देन यू फाइंड द बाउंडेड रीजन और अनबाउंडेड रीजन, और उसके अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालते हैं। अगर अनबाउंडेड होता है तो एक स्टेप और आप अहेड जाते हैं, अगर मैक्सिमम है तो आप ग्रेटर देन एम के लिए वैल्यू कॉमन, अगर कोई रीजन नहीं है फिजिबल में तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, अगर मिनिमम में कोई कॉमन नहीं है देन इट हैज नो मिनिमम वैल्यू एंड हेंस यू पुट ऑन योर पॉइंट्स। अगर दोनों में फिजिबल रीजन में कुछ पॉइंट कॉमन है देन देयर इज नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। करेक्ट। नाउ आइसो प्रॉफिट आइसो कॉस्ट में क्या होता है, अगेन आप कॉर्नर पॉइंट में जैसे आप फिजिबल रीजन निकालते हैं, सब कुछ निकालिए, फिर आप कुछ कन्वीनियंट वैल्यूज दीजिए और पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। करेक्ट। सो ड्रॉ पैरेलल लाइंस टू द लाइन इन स्टेप 2, optimal line which is farthest from the origin and has at least one point common to the feasible region. तो अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज करना है देन ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू लाइन 2 इन स्टेप 2 and obtain a line which is nearest to the origin and at least one point common to feasible region. फिर आप उसको चेक करेंगे एंड देन यू विल फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। दिस इज आइसो प्रॉफिट और आइसो कॉस्ट। रिमेंबर करिए कि आइसो प्रॉफिट और आइसो कॉस्ट का क्या मीनिंग है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज के लिए होता है, कॉस्ट मिनिमाइज के लिए होता है, इसीलिए इसको आइसो प्रॉफिट आइसो कॉस्ट बोला जाता है। करेक्ट। सो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, आप हमेशा अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करोगे, अपना कॉस्ट मिनिमम रखोगे। करेक्ट। So this is what we go. So this was for the entire syllabus of applied maths. I hope you all have understood it well. So please do like and share. All the best for your exams.